ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यूक्रेन, इसे इस वक्त रूस ने तीन तरफ से घेर लिया है। एक तरफ बेलारूस, दूसरी तरफ ये ब्लैक सी और तीसरी तरफ खुद रूस। और अचानक से रूस ने बड़ा ऑर्डर दे दिया है, जिसके बाद कनाडा भी अपनी फौज लेकर उतरा है और इस मामले में ब्रिटेन भी कूद गया है। जहां ये सब कुछ भारत के लिए बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारतीय जहाज में कैसे इतना बड़ा विस्फोट हो गया और इस विस्फोट का क्या असर पड़ा है। सीडीएस बिपिन रावत के बाद ये दूसरा बड़ा कांड हुआ है, वो बड़ी चर्चा का विषय बन रहा है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तरफ रूस और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। दोनों ही देशों के विदेश मंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और ये बैठक हो रहा है यूक्रेन मामला को शांत करने के लिए, किसी तरीके से झगड़े को रोकने के लिए। बीच में रूस ने अपने सैनिकों की वापसी भी शुरू कर दी थी, जिसके बाद ये लगा था जैसे कि अब युद्ध टल गया और हालात सुधर जाएंगे। लेकिन फिर मामला बिगड़ता चला गया और मामला इसलिए बिगड़ा क्योंकि रूस अपनी जीत पर आ गया है कि हमें लिखित तौर पर लिख के दो कि कभी भी यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। और ये नाटो के और अमेरिका के प्रतिष्ठा का विषय बन रहा है कि भले मौखिक तौर पर कह दे कि ठीक है, हम नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन लिखित तौर पर देने का मतलब है कि एक सुपर बेइज्जती नाटो की और अमेरिका की। इसलिए नाटो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। अब रूस ने बड़े ही गुपचुप तरीके से यूक्रेन को घेरने का काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले 5 जनवरी को रूस ने अपने यूक्रेन में जो दूतावास है वहाँ से लोगों को सड़क के रास्ते, यूक्रेन से 18 लोगों को दूतावास से सड़क के रास्ते 15 घंटे का सफर करवा कर वहाँ से निकाला। इसके अलावे अगले दिन 30 लोगों को इसी तरीके से रूस ने वापस बुलाया और कहा जा रहा है कि दूतावास के अलावे रूस के 2 कॉन्सुलेट्स भी है, जिनके कर्मचारियों को कहा गया है कि किसी भी वक्त यहाँ से निकलने के लिए तैयार रहो। करीब 77,000 सैनिकों की तैनाती रूस ने कर दी है और न सिर्फ सैनिकों की तैनाती बल्कि रूसी टैंक वगैरह सब कुछ यहाँ पर तैनात हो गए हैं। 12,000 रूसी टैंक एक तरफ से घेर रहे हैं, तो वहीं बेलारूस तो बिल्कुल खुले समर्थन में है कि वो रूस का समर्थन कर रहा है। अगर युद्ध होता है तो वो रूस की तरफ से युद्ध लड़ेगा। मतलब 3 तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है। अब जैसे ही यूक्रेन को घेरा है, वैसे ही कनाडा ने भी अपनी फौज उतार दी है। तो वहीं ब्रिटेन ने बड़ी संख्या में एंड टैंक वेपन्स यानी कुछ मिसाइलें देनी शुरू कर दी है यूक्रेन को। मतलब एक तरह से यूक्रेन में नाटो और रूस एक दूसरे के आमने सामने पहुंच गए हैं। कनाडा ने सैनिकों की एक स्पेशल रेजिमेंट सीधे यूक्रेन में उतार दी है। तो वहीं बेलारूस में रूस की सेना बेलारूस के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। अब कहा जा रहा है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज करते करते अचानक से बड़ा हमला हो जाएगा। सिर्फ रूस इंतजार कर रहा है थोड़ी और सर्दियों के पड़ने का, ताकि बॉर्डर एरिया में बर्फ पूरी तरीके से जम जाए। इससे सैनिक को और आर्टिलरी को मूव करने में आसानी होगी। अब ये टकराव होगा या नहीं होगा, ये तो निर्भर करेगा नाटो और रूस के बीच बातचीत जो हो रही है उसके फाइनल निष्कर्ष पर। लेकिन अगर ये युद्ध होता है तो कहीं न कहीं भारत के लिए ये युद्ध बिल्कुल सही नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे एक तरफ उलझ जाएगा रूस, यूक्रेन और अमेरिका, वहीं दूसरी तरफ चीन को ऐसे ही किसी बड़े मौके की तलाश है जिसमें कि वो ताइवान पे या भारत पे हमला कर दे। खैर, जहां ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी ही बुरी खबर निकलकर सामने आई है। लेकिन अब ये जांच का विषय बन गया है कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे है। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद एक और बड़ी बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये है भारतीय नौसेना से संबंधित। और ये जो इंडियन नेवी के साथ हादसा हुआ है, ये बुरी खबर इसलिए भी बन रही है क्योंकि इसमें न सिर्फ भारतीय नौसैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं बल्कि कई घायल भी हो गए हैं। इसके दरअसल 3 भारतीय नौसैनिक शहीद हुए हैं और 10 इसमें घायल हो गए हैं और ये हुआ है आईएनएस रणवीर में अचानक से हुए एक्सप्लोजन में। अब आईएनएस रणवीर भारत का राजपूत क्लास का डिस्ट्रॉयर है और ये डिस्ट्रॉयर अपने डॉकयार्ड में मुंबई में खड़ा था। अब हुआ ये कि इस डिस्ट्रॉयर
डिस्ट्रॉयर के इंटरनल कंपार्टमेंट में अचानक से बड़ा धमाका हुआ। हालांकि नेवी ये कह रही है कि ये बहुत बड़ा एक्सप्लोजन नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है आईएनएस रणवीर को। लेकिन जिस तरीके से 3 लोग वीरगति को प्राप्त हुए, 10 लोग घायल हो गए, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत छोटा भी नहीं था। लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है, मतलब मामला यहाँ पर थोड़ा सीरियस है। लेकिन आखिर हुआ कैसे ये? अभी जो प्रारंभिक जांच निकल कर आ रहे हैं, ये डिस्ट्रॉयर है तो बहुत तरह के इसमें मिसाइल वगैरह लगे हुए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि ये हथियारों के मिसफायर या किसी तरीके की गलती से नहीं हुए हैं। अब क्या है, इसके लिए तुरंत इंडियन नेवी ने जांच तो बिठा दी है। अब जांच के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे ही पता चलेगा कि यहाँ एक्सप्लोजन क्या किसी साजिश के तहत हुई है या फिर कोई टेक्निकल गलती की वजह से हुई है। पर इतना जरूर है, ये जो डिस्ट्रॉयर है ये रूस के जमाने का डिस्ट्रॉयर है, या फिर ये कहें कि रूस के जमाने का नहीं बल्कि सोवियत संघ के जमाने का है। उस वक्त भारत के लिए ये डिस्ट्रॉयर बनाए गए थे और सोवियत संघ ने भारत को ये डिस्ट्रॉयर दिए थे। इसमें 3 डिस्ट्रॉयर थे, जिसमें से 2 को पिछले ही साल डीकमीशन कर दिया गया था और आईएनएस रणवीर को भी डीकमीशन करने की बात चल रही थी कि जल्द ही इसे डीकमीशन किया जाएगा। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर आईएनएस रणवीर में ऐसा हुआ क्या और कैसे ये एक्सप्लोजन हुआ। वैसे आपको बता दें, इससे पहले रूसी सबमरीन में भी इसी तरीके का एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से रूसी सबमरीन की लीज 10 साल बाद खत्म होने वाली थी, लेकिन भारत ने रूसी सबमरीन को 10 साल पहले ही लौटा दिया। अब जो भारत के पास पुराने रूसी हथियार हैं, वो रूसी हथियार या तो अब लायक नहीं रह गए हैं या फिर इन्हें बहुत बड़े पैमाने पर अपग्रेड की जरूरत है। शायद यही वजह है कि अलग अलग तरह के हादसे होते जा रहे हैं। वैसे तो ये जांच के बाद ही निकल कर सामने आएगा कि आईएनएस रणवीर के साथ क्या हुआ है, पर इतना जरूर है कि पुराने हथियार हैं या पुराने लड़ाकू विमान हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, ये हमारे सबसे कीमती नौसैनिकों की जान ले रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें बदलना बेहद जरूरी है। वैसे इस मामले को लेकर तुरंत नौसेना विभाग एक्टिव हो गया है और इनकी जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती थी और ये हादसा और भी बड़ा हो सकता था। ये तो इंटरनल कंपार्टमेंट में हुआ हादसा है, थोड़ा और अगर बड़ा होता तो फिर वीरगति वाले सैनिकों की संख्या भी बढ़ सकती थी और घायल सैनिकों की संख्या भी बढ़ सकती थी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब पुराने जितने भी रूसी विमान और युद्धपोत हैं उन्हें फिर से देखने की जरूरत है और डीकमीशन करने की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।